हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैंने लगभग 8 साल एज एन आईटी स्पेशलिस्ट आईबीएम ऑस्ट्रेलिया में काम किया है और करेंटली आई एम एन एंटरप्रेन्योर और मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, न सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू स्किल्स में भी, और जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री टॉपिक्स हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो एनी हाउ, कमिंग बैक टू जावास्क्रिप्ट, इस चैनल पर हम लोग बिगिनर, मीडियम और एडवांस टॉपिक भी देखेंगे विद टाइम, बट एज ऑफ नाउ मैं सारी चीजें जीरो से शुरू कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि कहाँ से शुरू करना है और एक कॉन्क्रीट बात नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, तो इसी वजह से इस चैनल को मैं हिंदी में और जीरो से शुरू कर रहा हूँ। एनी हाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और सबसे बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है वो मैं क्लियर आउट कर दूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली, उसका नाम जावास्क्रिप्ट इस वजह से पड़ा क्योंकि एट दैट बैक इन द डेज अराउंड 1996 में जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी और एट दैट टाइम जावा एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो इस जावा स्क्रिप्ट को एज लाइव स्क्रिप्ट नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको बाद में जावा स्क्रिप्ट शायद इस वजह से बुलाने लग गए ताकि लोगों में इजी टू कैच ऑन बन जाए एक, क्योंकि जावा एक ऑलरेडी पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो इसी वजह से उसको जावा स्क्रिप्ट नाम दे दिया गया। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये 1996 में लॉन्च हुई थी और तब इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट। और अगर आपको ये टॉपिक्स अभी जो जिन बारे में मैं बात करूंगा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विद टाइम, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ आई एम श्योर कि यू विल अंडरस्टैंड कि जो जो भी बातें अभी हम आज कर रहे हैं, तो जब एक टाइम जब आप पलट करके देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है। अब इस इस डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की अभी जरूरत नहीं है। जब हम आगे चलेंगे तब हम इस बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि मैं एक्चुअली क्या बोल रहा था। और ये ब्राउजर के अंदर काम करती है, जैसे कि जो आपका क्लाइंट साइड होती है, जो आपका लैपटॉप होता है उसमें ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इसके अंदर काम करती है। और ये इंडिपेंडेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आगे बढ़ते हैं और ये सब चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो काम कैसे करता है। तो जो आपका लैपटॉप है उसको किसी सर्वर से बात करने के लिए एक HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। और ऑब्वियसली बात है, जब किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो रिस्पॉन्ड भी करेगा जो जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट करी है। पर इमेजिन करिए, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको जाना है और मैं बोलूं कि फर्स्ट टाइम ये सामान लेकर के आना है, फिर 1 घंटे बाद मैं आपको बोलूं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको फिर से जाना है और फिर दूसरा सामान लेके आना है, 1 घंटे बाद बोलूं कि तीसरा सामान लेके आना है, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज एफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्वेश्चन यही होगा कि एक बार में हम ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ला सकते, ये सारा सामान क्यों नहीं ला सकते। तो रफली अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो अगर HTTP कोई एक ऐसी वेबसाइट है, एक बेसिक वेबसाइट होगी तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ी वेबसाइट है, शॉपिंग कार्ट, जिसमें कि शॉपिंग कार्ट भी है, ऑर्डर्स भी कर सकते हैं, उसके लिए अगर हमको बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़े, बार बार ट्रैवल करना पड़े बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। जावास्क्रिप्ट का काम है क्लाइंट साइड पर रहते हुए पेजेस को डायनेमिकली चेंज करना। और ये जो HTTP रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा था, रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, बार बार ए टू बी ट्रैवल करने को, इसको कम करना, इसको मिनिमाइज करना।
तो नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक रीजन क्या है, बेसिक एडवांटेज क्या है। तो अगेन ये डायनेमिकली टाइप्ड है, ये क्या चीज है ये भी हम अभी आगे एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तब हम समझेंगे। और ये ब्राउजर के अंदर ही काम करती है, ये सर्वर साइड में अभी हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि क्लाइंट और सर्वर साइड क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। इवन दो लैंग्वेज क्लाइंट और सर्वर साइड दोनों एक ही होती है, दोनों में जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए पहले उस चीज को समझते हैं। जो भी आप कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, जो क्लाइंट साइड का, वो ब्राउजर के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। और जावास्क्रिप्ट के पास पावर होती है जो एचटीएमएल और सीएसएस है उसको मैनिपुलेट करने की। एट द सेम टाइम अगर रिक्वायर्ड है तो, जैसा कि अभी 2-3 स्लाइड्स पहले हमने देखा था, जहां पर रिक्वायर्ड है वो बैकग्राउंड में एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज सकता है सर्वर को। लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस जो लोकल जावास्क्रिप्ट कोड होता है वो कि आपकी जो लैपटॉप या लोकल डिवाइस पर जो फाइल्स है या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट को लोकल फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन नहीं होती है। अब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमको एक जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ती है। जैसा कि जो अभी आपका ब्राउजर है, जैसे कि क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, उसके सबके जावास्क्रिप्ट इंजन है। जैसे कि क्रोम के लिए है V8। अभी चलिए देखते हैं कि ये V8 क्या चीज है। तो जैसा कि मैंने बोला था, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, V8 जो है वो गूगल क्रोम के लिए बनाई गई थी और गूगल ने इसको डेवलप किया था ओपन सोर्स। अब कुछ समझदार और स्मार्ट लोगों ने क्या किया कि अगर जावास्क्रिप्ट से क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया कि जिससे जावास्क्रिप्ट कहीं भी रन करी जा सके। तो जैसे कि सर्वर साइड पर रन करी जा सके, जिसको कि हम एक स्टैंड अलोन टूल के नाम पे जानते हैं, जिसको कि हम जानते हैं नोड जेएस के नाम से। तो जब नोड जेएस है वो सर्वर साइड काम करता है। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो फायरफॉक्स का भी अपना जावास्क्रिप्ट इंजन है, जिसको कि हम स्पाइडर मंकी के नाम से जानते हैं। और सफारी का भी अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। अगर आपको यहाँ पर V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो यहाँ पर बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो इसको चेकआउट करें, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब बात करते हैं सर्वर साइड की। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे समझदार स्मार्ट ऐसे लोग थे जिन्होंने की V8 को एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने एक ऐसा स्टैंड अलोन टूल बना दिया जो कि जिससे कि जावास्क्रिप्ट कहीं पर भी उसको हम रन कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वर साइड पे डिफरेंस वो ये है कि वो जो आपकी लोकल फाइल्स है वो सर्वर एक्सेस कर सकता है, जो कि क्लाइंट साइड नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द सर्वर साइड वो HTML और CSS को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। अब चलिए ये तो अभी अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे और इसको ट्राई भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एनकरेज करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, ताकि आने वाले जो इस प्लेलिस्ट के और बाकी चैनल के जो वीडियोस हैं उससे सभी लोग अपडेटेड रह सकें। और एट द सेम टाइम मैं प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की, HTML की, CSS की, इंटरव्यू टिप्स की। तो उन प्लेलिस्ट को भी अगर आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सकें। तो एनी हाउ अब चल के समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो जो कोड हम लिखते हैं उसको, जो जावास्क्रिप्ट इंजन है जिसके बारे में हम एक बात कर रहे थे, V8, ये गूगल का है, क्रोम में यूज होता है। वो उस कोड को पार्स करता है, पार्स करने के बाद वो उसको एक मशीन लैंग्वेज में कंपाइल कर देता है
और जिसको कि वो एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूशन के बाद जो भी हमें चेंजेस जो दिखते हैं वो वेब पेज पर, वो चेंजेस उस वजह से होते हैं। अब ये पार्सिंग और ये सब क्या चीजें होती हैं, इनको हम क्रोम में जब हम जाएंगे तब हम आगे देखेंगे भी। हम उनको कंपाइल और कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन भी देखेंगे कि क्रोम कैसे करता है। तो अब ये समझते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया। तो उसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। 1996 में जब नेटस्केप ने लाइव स्क्रिप्ट को लॉन्च किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि उसने रादर देन नेटस्केप के साथ काम करने के, या एक ओपन सोर्स चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वर्जन बना लिया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं हर ब्राउजर के अलग अलग होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 90s में किस तरीके से काम करता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने कोलैबोरेट करने के बजाय उन्होंने अपना वर्जन बना लिया। लेकिन इस इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर कोई कोड एक ब्राउजर में काम कर रहा है तो वो कोड दूसरे ब्राउजर में काम नहीं करेगा। तो जैसे अगर फायरफॉक्स में कर रहा है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट का सब कुछ प्रोप्राइटरी है तो वो माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर में काम नहीं करेगा। तो लेट 96 में ईसीएमए जो कि वहाँ का रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टैंडर्डाइज करती है जावास्क्रिप्ट को, ये कोशिश करी गई कि जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज कर दें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ये था कि हमारा सब कुछ प्रोप्राइटरी, और सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे काम करता था। लेकिन 2000 के बाद से, जब से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और ये स्टैंडर्डाइज हो गई, तब से इंडस्ट्री ने इसको बहुत ही वार्मली एक्सेप्ट किया और बहुत ही तेजी से ये स्टैंडर्डाइज हो गई। और 2011 के बाद से तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट ने बहुत ही तेजी से पिकअप किया है, और दीज डेज आई थिंक वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स है आईटी इंडस्ट्री में, जो कि है जावास्क्रिप्ट। तो एनी हाउ, ये तो हो गई जावास्क्रिप्ट की बात। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सी चीज है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि इन प्लेलिस्ट का एडवांटेज आपको मिल सके। तो पहली चीज तो ये है कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है या डरने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड होती है। कोई लोग किसी बात को एक बार में समझ जाते हैं, कोई लोग किसी को रिवाइंड और शायद उस चीज को 5 बार देखना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो टेक योर टाइम, उस चीज को रिवाइंड करिए और अपनी स्पीड पर देखिए। और ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस, दिन में टाइम निकालिए 1 से 2 घंटे का इस चीज को प्रैक्टिस करने का। और दूसरे का कोड कॉपी पेस्ट मत करिए, एक बार कोड को समझ लीजिए और कोशिश करिए कि अपना कोड लिखने का। अगर आपने दूसरे का कोड कॉपी पेस्ट किया तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा डाउन द लाइन। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो गूगल हमेशा ही अवेलेबल है, गूगल पर जाइए। प्रिटी श्योर कि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी आई होगी, और गूगल पर उसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा। और मैं इनकरेज करूंगा, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको कोशिश कर कर कंप्लीट करें, और प्रोजेक्ट्स मेरे साथ करें, ताकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के साथ सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सारी हमको सेटिंग अप करनी है, जैसे कि VS कोड, और उसके जो एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करने हैं। क्रोम ब्राउजर तो आई थिंक सभी को पता होगा कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके डेवलपर टूल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं एनकरेज करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकें।
तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।